हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं आज पोटेंशियल की कि ये पोटेंशियल होता क्या है, क्यों ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली बात आती है बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जब वो हाइट पे हो। इसी तरह चार्जेस को अगर हम क्या करें, प्रेशराइज करें और उसको अगर हम रिलीज करते हैं तो जितनी एनर्जी के साथ वो मूव करता है या जितना हमने उसके ऊपर वर्क डन किया है वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो जैसे हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर क्या बनता है बेटा, इसके चारों ओर बनता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, it is the space or region in which force due to a charge, जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ड्यू टू ए चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इसके द्वारा जो फोर्स है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सिमिलरली इस चार्ज के पास में एक चार्ज, दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, टेस्ट चार्ज, और वो चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है और वो पॉइंट ए पे आके ठहरा। तो हमने जितना इसके ऊपर वर्डन किया बेटा, वही वर्डन क्या कहलाएगा, यहाँ पोटेंशियल कहलाएगा। तो जितना हम उसको उठा के लाते हैं, जितना ग्रिप करके लाते हैं, जितना वर्डन हमें यहाँ ला के करना पड़ता है, वो सारा का सारा यहाँ किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो क्या होता है ये पोटेंशियल, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। कब होता है ये वर्क डन, जब एक चार्ज को, ठीक है, व्हेन ए चार्ज, क्या हो चार्ज को, इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या हम कहें कि फ्रॉम, इसमें डिफरेंस पड़ेगा, फ्रॉम आएगा इसमें इन्फिनिटी टू infinity to a point inside the electric field of other charge। ठीक है, तो दूसरे चार्ज के फील्ड में हम उसको लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए जितना वर्डन हमें करना पड़ा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल को दिखाते हैं बेटा सिंबल V से, और ये किसके बराबर है, वर्डन डिवाइडेड बाय किसके करेंगे हम, चार्ज के करेंगे। तो यहाँ से हम V का फार्मूला कर सकते हैं, W डिवाइडेड बाई किसके है, Q के है। ठीक है, अब जो Q है उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम करंट का फार्मूला लास्ट लेक्चर से करें तो करंट का क्या फार्मूला था बेटा, I इज इक्वल टू Q इंटू टी। तो यहाँ से Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये एक NCERT का फेमस क्वेश्चन है कि वहाँ पोटेंशियल को दिखा रखा है करंट की टर्म में, तो करंट इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हम किसके लिए करते हैं, पोटेंशियल के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा क्या, उसका पोटेंशियल, जितना हमने उसके ऊपर क्या किया वर्डन, वही वर्डन फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बाउंड अप हो गया, आपस में दोबारा हम मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो है एक टर्म और जो इसी से लिंक करती है, उसका नाम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव का। इसको एक पॉइंट इन्फिनिटी से हम लेके आए और इन्फिनिटी से हमने पॉइंट ए पे लाने के लिए कुछ वर्क डन किया, मान लो बेटा वर्क डन ए किया। सिमिलरली एक पॉइंट थोड़ा सा इससे आगे है, इस पे हम इन्फिनिटी से लेके आए तो फिर इस पे वर्क डन हमने किया डब्ल्यू बी। मान लेते हैं कि एक बार के लिए इस पे वर्क डन है 10 जूल और इस पे है 30 जूल। तो कितने का डिफरेंस है बेटा दोनों के वर्क डन में, हाउ मच डिफरेंस, तो वर्क डन बी माइनस वर्क डन ए करेंगे, तो वर्क डन का डिफरेंस है कितना बेटा, 20 जूल का। ठीक है, तो ये जो वर्क डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जंप कर रहे हैं, इन्फिनिटी से नहीं आ रहे, बिटवीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, तो ये क्या होता है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके ऊपर हुआ ये वर्क डन, ऑन ए चार्ज, जब इसको कहां से कहां ब्रॉट किया गया, व्हेन इट इज ब्रॉट
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जब इसको एक पॉइंट से कहाँ ले जाएगा, दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा, तो जो इतना भी वर्क का डिफरेंस था वही क्या कहलाया, पोटेंशियल कहलाया, डिफरेंस कहलाया। तो वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, क्यू से कर देंगे। तो फार्मूला तो सेम है, बस इसमें दो पॉइंट के वर्क का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो ये टर्म कहलाते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस और जो पोटेंशियल हमने किया उसकी क्या यूनिट होगी, और ये दोनों की दोनों ही जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, स्केलर क्वांटिटी है। और v का हमने फार्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाई किसके, Q के। तो पोटेंशियल की जो यूनिट आती है वो है वोल्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जूल पर कूलम। तो जब हम 1 जूल का वर्क करते हैं एक चार्ज के ऊपर और 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो वहाँ पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट जो पड़ती है वो है वोल्ट। ठीक है, और इसी वोल्ट की वजह से इसका एक दूसरा नाम भी पड़ता है, पोटेंशियल को हम एक सेकंड नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है वोल्टेज। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वहाँ वोल्टेज वर्ड यूज़ करते हैं कि वोल्टेज पूरी नहीं आ रही है, वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। तो वोल्टेज का मतलब असल किससे है, पोटेंशियल से ही है। अब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, मान लो आपके पास एक 5 वोल्ट है, एक 100 वोल्ट है और एक आपके पास 10,000 वोल्ट है, इन सब में डिफरेंस क्या है। 10,000 वोल्ट में क्या होगा, इस चार्जेस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो स्पीडली मूव करेंगे। 100 वोल्ट के ऊपर थोड़ा कम होगा और 5 वोल्ट के अंदर कितना होता है, बहुत ही कम स्केल पे होगा। इसके बाद बात आती है, हमारे पास दो तरह की सप्लाई चलती है, एसी सप्लाई। तो डोमेस्टिक में अगर आपसे कोई वोल्टेज पूछ ले, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई की जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पूछ ले तो कमर्शियल की वोल्टेज होती है बेटा कितनी, 440 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं जो हम यूज़ करते हैं कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो ये टर्म कहलाते हैं बेटा पोटेंशियल। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कैसे काम करता है, किस तरह से क्वेश्चन हमारा राइज होता है। तो क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट इसमें कि अगर वर्डन हुआ 10 जूल का ओवर ए चार्ज ऑफ, जो चार्ज है इसके अंदर वो है 100 कूलम, फाइंड द पोटेंशियल। इसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तीनों टर्म्स को कनेक्ट करते हुए हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू किसके, W डिवाइडेड बाई Q के। तो V इज इक्वल टू W कितना है बेटा, W है 10 डिवाइडेड बाई ये टर्म है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या पड़ा, पोटेंशियल पड़ा, जिसके सर्किट के लिए इतना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे लिए पोटेंशियल है 500 वोल्ट और चार्ज जो यहाँ है वो है 10 कूलम का। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो V का फार्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाई Q है। तो यहाँ से W का फार्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ये हुआ 500 इंटू 10, तो ये आया कितना, 5000 जूल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ बेटा इसके लिए क्या, वर्क डन के सिंपल से न्यूमेरिकल जो हमें इस सिचुएशन के लिए फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे टर्म पे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी कनेक्ट करती है इन दोनों को, तो उसका नाम बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिस भी कंडक्टर से हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तो व्हेन at constant temperature the current passing through the the potential difference across a conductor। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस ए कंडक्टर क्या होता है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो जो इससे करंट पास कर रहा है वो उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके है, I के। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन बनता है, अगर मान लो आपको कहा जाए कि 100 वोल्ट है
उस टाइम करंट 4 एम्पियर था। अगर हम करंट की वोल्टेज को बढ़ा के 200 वोल्ट कर दें तो हाउ मच करंट विल पास। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, जिस रेशियो में हम V को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा, I बढ़ेगा। अब वोल्टेज हमने क्या कर दी, डबल कर दी, तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा इस केस में, डबल हो जाएगा। तो ये आ जाए बेटा कितना, 8 एम्पियर इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी में जितना वेरिएशन होता है सेकेंड क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या करती है, वेरी करती है। तो हम बात करते हैं आगे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव किया और V इज इक्वल टू किसके आया, आई आर के। आर क्या है यहाँ, आर है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर के अंदर वो कहलाता है इसका क्या, आर इसमें। तो इसकी यूनिट क्या पड़ेगी, तो इसकी यूनिट आती है बेटा क्या, यूनिट आती है इसकी ओम। और ओम किसके बराबर होता है, यहाँ से आर का फार्मूला करें तो V बाई आई, यानी जब 1 वोल्ट का करंट पास हो 1 एम्पियर, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस के अंदर कंडक्टर होगा वो कितना होगा बेटा, 1 ओम होगा इसके अंदर। तो ओम जो है वो सिग्निफाई करता है कि कितना सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करने के लिए हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, क्या होता है ये रेजिस्टेंस। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, गाड़ी की स्पीड को हमें किसी पॉइंट पे कम करना है, वहाँ स्कूल है या कोई अदर ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट मोस्ट प्रोबेबल रहता है, तो हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर जनरेट कर लेते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर क्या करेगा, स्पीड को रिड्यूस करेगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या करता है, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को रिड्यूस करने के काम आता है, पोटेंशियल वहाँ रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द opposition to the flow of current। ठीक है, तो करंट के रास्ते में जो फ्लो में अपोजिशन है इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आर का फार्मूला क्या बना, यहाँ से आर का फार्मूला बना V बाई आई, तो ये हमारा क्या रहेगा, इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इसकी SI यूनिट जो रहती है वो रहेगी ओम, जो हमने अभी डिस्कस की थी, और ओम को हम ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है बेटा सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये इस तरह से काम करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी सर्किट के लिए क्रिटिकल पॉइंट काम करता है, और रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं बेटा रियोस्टेट, या उनको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर उनको कहा जाता है बेटा क्या, रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारे सर्किट के कंपोनेंट जो हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। रेजिस्टेंस का हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, जिसको वेरियस पर्पसेस के लिए सर्किट में यूज़ किया जाता है, जिनका मेन मकसद जो है वो सर्किट के अंदर करंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये हमारे लिए सारा चलेगा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें ज़रा मटेरियल को डिस्कस करना है कि कितने तरह का मटेरियल हमारे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स या टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल भी हमारा इसके अंदर कवर होगा। तो सबसे पहला आता है बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, उसको बोलते हैं बेटा कंडक्टर, सुचालक कंडक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, वो अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। एंड जो इसके अंदर बात आती है कि कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर के अंदर हमारे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो मेटल है। मेटल में अगर हम छोड़ दें किसको, मरकरी को, तो वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ग्रेफाइट है, जो नॉन मेटल होते हुए भी एक कंडक्टर का बिहेव करता है। और मेटल में हम जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, सबसे कम रेजिस्टेंस का मटेरियल है सिल्वर, उसके बाद है बेटा कॉपर, और सबसे ज़्यादा यूज़ में है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या है एल्यूमिनियम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके दो कारण हैं। पहला तो ये अबंडेंट इन नेचर है, नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, आयरन के बाद सबसे ज़्यादा ये मिलता है, और इसमें क्रोजन वाली प्रॉब्लम भी नहीं है जो आयरन के साथ है। ठीक है, दूसरा बेटा ये लाइट इन वेट है,
तो ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। आयरन जो है वो थोड़ा सा हैवी पड़ता है और कोरोजन की समस्या भी उसके साथ है, पर इसमें कोई कोरोजन वाली प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर रब कर दें तो भी कोरोजन चला जाएगा। तो ये हमारे लिए एल्यूमिनियम को यूज़ करने के ज़्यादा कारण ये भी हैं, ठीक है। और कॉपर के कंपैरिजन सिल्वर कंपैरिजन में कॉस्ट भी इसकी कम होती है। तो ये है बेटा कौन से कंडक्टर्स हमारे पास। इसके बाद जो दूसरे इनके अपोजिट हैं उनको बोलते हैं बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर कौन से मटेरियल होंगे? दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास, वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो इनके अंदर कौन से कवर होते हैं? इनके अंदर कवर होते हैं बेटा नॉन मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ग्रेफाइट अभी हमने किया कंडक्टर था, ठीक है। तो हमारे जितने भी वुड मटेरियल हैं, प्लास्टिक हैं, वो लगभग इसी कैटेगरी के अंदर कवर होंगे, ठीक है। एक मरकरी भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि मरकरी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो एक इंसुलेटर की तरह ही रफली बिहेव करता है। इसके बाद आते हैं बेटा इनके बीच की एक कैटेगरी जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ये क्या करते हैं? ये करंट को पार्शली पास करते हैं, ठीक है। दे अलाउ करंट टू पास, कैसे? पार्शली थ्रू देम, ठीक है। ये अपने अंदर से करंट को पार्शली पास करने देते हैं। पार्शली का मतलब थोड़े अमाउंट में पास करेंगे। तो इसके अंदर हमारे आते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट। ग्रुप 14 के एलिमेंट कौन कौन से? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो 14 ग्रुप में रह के और सेमीकंडक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से फिर हम अलग अलग तरह के जो हमारे कंप्यूटर चिप्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो सारे इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा जो फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कशन हमारा रहेगा अगली क्लास में। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके डिस्कशन के लिए हम अगली क्लास के साथ जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।